हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। सो स्टूडेंट्स, आज हम 40 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स के ऊपर, और इसी को जो है बेसिकली फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोला जाता है, राइट। तो डिफरेंट जो एजुकेशन के जो भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक CTAT होता है, टेट होता है, और आपका जो PSTAT होता है, उसके एग्जाम्स में, एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स में आपको लिटरेरी डिवाइसेस का नॉलेज होना बड़ा मस्ट है, राइट। तो आयरनी क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, सिमिली, पन, सो मेनी लिटरेरी डिवाइसेस आर देयर। तो 40 टॉप MCQs मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट सेइंग शी इज अ फैन ऑफ stagnant waters, right? She is a fan of stagnant waters, right? So in this particular statement हमें ये देखना है, आपको देखना पड़ेगा whether this is simile, personification, metaphor और onomatopoeia, right? So इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। सिमिली में क्या होता है बेसिकली, अगर स्टेटमेंट में एज और लाइक नहीं आ रहा है, अगर सेंटेंस में एज या लाइक गिवन है, तो हम ये ट्रिक बना सकते हैं सिमिली के लिए। सेंटेंस में एज और लाइक का आना मैंडेटरी होता है, तो आप उसको सिमिली का आंसर कर सकते हो, राइट। सिमिली यहाँ पे एज और लाइक गिवन नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमिली, एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को जो है ह्यूमन एक्शन का रूप दे देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, राइट। तो ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं जा रहा है, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। Metaphor, actually in this particular statement there is no as, if there would be no as and like, so it is called implied simile. Implied simile means it is metaphor, right? तो इसका जो right answer बनेगा that is metaphor। और ये जो onomatopoeia होता है, this is related to sound basically, right? अगर सेंटेंस में कोई भी साउंड आ रहा है तो समझ जाओ कि वहां पे वो onomatopoeia figure of speech कहलाएगी, right? Come to the question number second. Sentence saying she falls like a tear from the eyes of a bride, right? She falls like a tear from the eyes of a bride. तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे like आ रहा है। I just told you, अगर स्टेटमेंट में like और as given होगा, so then it could be simile. It's not metaphor, it's not hyperbole, it's not onomatopoeia. साउंड से रिलेट करता है, और ये हाइपरबोली होता है बेसिकली जब हम किसी चीज को जो है बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, राइट। एक्सैजरेट करते हैं किसी चीज को, स्टेटमेंट को, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली हाइपरबोली, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेटमेंट, द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल, राइट। सो दो विरोधाभासी अलंकार बोलते हैं इसको, कनिंगली भी आ रहा है और सिंपल भी आ रहा है, मींस टू ऑपोजिट वर्ड्स आर कमिंग टुगेदर। सो व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली ऑक्सीमोरोन, D1, राइट। दिस इज ऑक्सीमोरोन। When two ideas come together, जब दो ऑपोजिट आइडियाज एक साथ इकट्ठे आते हैं तो उसको एंटीथेसिस बोला जाता है। एंड व्हेन टू वर्ड्स कम टुगेदर, ऑपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन, राइट। सो इट्स नॉट एलिट्रेशन, ये साउंड का रेपिटेशन होता है, अल्फाबेट का हो सकता है, मेटाफोर आपको बता दिया, हाइपरबोली हमने कर दिया। नेक्स्ट, फोर्थ वन, स्टेटमेंट सेइंग द ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड shall pass into her face, right? तो क्योंकि यहां पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे मर्मरिंग साउंड आ गया, राइट। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई साउंड की बात करेगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर वहां पे हो जाना चाहिए, दैट इज ओनोमोटोपोइया, राइट। सो ओनोमोटोपिया यहां पे राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच साउंड को रिलेट करती है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। This is actually sign of exclamation. Rome thou hast seen much better days, right? तो यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से आप पहचान सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी एब्सेंट, ठीक है, किसी एब्सेंट पर्सन की याद में कुछ बोलते हैं, संबोधन करते हैं, या किसी इनएनिमेट थिंग्स के बारे में हम कुछ भी मतलब रेफर करते हैं, सो दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच जो कहलाती है, संबोधित जब करते हैं, संबोधन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी, राइट। इट्स नॉट हाइपरबोली, इट्स नॉट पर्सोनिफिकेशन, एंड इट्स नॉट एलिटरेशन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। संबोधन जब हम किसी को करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां पे आ जाता है, या ओ या ओह, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब ट्रिक आप बना सकते हो।
ठीक है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आपको मिलेगा, जैसे कि ये सेंटेंस है, सिक्स्थ वन, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी यट, राइट। तो ये एक स्टेटमेंट यहां पे है, सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ वन में जो है बेसिकली आप यहां पे देख पा रहे हैं कि दोबारा से वही फिगर ऑफ स्पीच रिपीट हो रही है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे भी ओ लिख रहा है, मतलब किसी डेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहा है, लाइफ के लिए रेफर किया जा रहा है, और फिर आगे आगे ओ जूलियस सीजर भी बोला है, मतलब जो प्रेजेंट नहीं है। जैसे हम किसी की याद में जब कुछ बोलते हैं, संबोधन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली एपोस्ट्रोफी, राइट। तो ये संबोधन वाला जो है फिगर ऑफ स्पीच माना जाता है। कम टू द नेक्स्ट, सेवंथ वन, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स yet pray to all, right? Great lord of all things yet pray to all। तो सेवंथ क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे भी जो दो विरोधी जो है, विरोधाभास वाले, मतलब दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेवंथ का जो राइट आंसर बनेगा, दैट कुड बी व्हाट, जब दो स्टेटमेंट्स मतलब आपस में ऑपोजिट होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, राइट। मतलब वेराइटी का जो कंपैरिजन कर रहा है लाइफ के साथ कर रहा है, व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो अलग अलग चीजें कंपेयर होती हैं, ठीक है, और वहां पे लाइक और एज एब्सेंट होता है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच आप पेपर में करके आओगे मेटाफोर, इंप्लाइड सिमिली भी बोलते हैं इसको, राइट। कंपैरिजन में ऐसे होता है कि जैसे मैं बोलता हूं मोहन इज बेटर देन सोहन, राइट। तो कंपैरिजन और बेसिकली मेटाफोर में यही डिफरेंस होता है, या सिमिली में यही अंतर होता है कि उसमें जो है हमारा जो है टू डिफरेंट थिंग्स नहीं आती कंपैरिजन में। जैसे हम बोलते हैं मोहन इज बेटर देन सोहन, तो हम मोहन का कंपैरिजन लिविंग का लिविंग के साथ होता है, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग के साथ होता है, राइट। तो सिमिली और मेटाफोर और कंपैरिजन में यही फर्क आता है, डिफरेंस बेसिकली यही ਹੁੰਦਾ है कि ਉੱਥੇ मतलब ਆਪਾਂ लिविंग ਦਾ कंपैरिजन लिविंग ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, नॉन लिविंग ਦਾ कंपैरिजन नॉन लिविंग ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, राइट। हाइट ਦਾ कंपैरिजन हाइट ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, वेट ਦਾ कंपैरिजन वेट ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, बट ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ लाइफ ਦਾ कंपैरिजन ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ हो रहा है, वेराइटी दे नाल, राइट। तो यहां पे जो है ये मेटाफोर कहलाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th, डेथ लेज, डेथ नॉन लिविंग, और आईसी हैंड यहां पे बोल रहा है, आईसी हैंड्स मतलब डेड ऑब्जेक्ट को जो है एक ह्यूमन एक्शन का नाम दिया जा रहा है। तो आपको बताया था मैंने कि जब किसी डेड ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन एक्शन का नाम दे देते हैं, एक्शन ह्यूमन एक्शन का रूप दे देते हैं, तो दैट पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, राइट। पर्सोनिफिकेशन है ये। कम टू द नेक्स्ट, 10th वन, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, राइट। तो ये एग्जेजरेशन है, ठीक है, किसी चीज को मतलब स्टेटमेंट को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, सो दिस इज व्हाट, दिस इज टिपिकली हाइपरबोली, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th, द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर, राइट। साउंड आ गया, थंडर्ड, मरमरिंग जैसे पीछे आया था, तो थंडर्ड यहां पे आया है। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा, साउंड से रिलेटेड जो भी हमारी फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है, दैट इज ओनोमोटोपोइया, राइट। सो ओनोमोटोपोइया इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 11th का बी बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, सुअर की जो आवाज होती है पिग की, उसको ग्रंट ग्रंट बोला जाता है। अगेन यहां से साउंड से रिलेटेड हमारी फिगर ऑफ स्पीच आ रही है, तो इसका भी जो 12th का आंसर बनेगा, दैट कुड बी ओनोमोटोपोइया, क्योंकि साउंड से रिलेटेड जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो ओनोमोटोपोइया साउंड को रिलेट करता है, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, एज मेनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन द हेवन, एक्सेजरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एज मेनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन द हेवन, राइट। सो राइट आंसर यहां पे बनेगा हाइपरबोली, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14th, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, मर्चेंट ऑफ वेनिस से ये लाइन ली गई है, विलियम शेक्सपियर की राइटिंग है। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, राइट। तो यहां पे क्या कर रहा है, ठीक है, यहां पे जो है इट ड्रॉपेथ बोल रहा है, और एज यहां पे गिवन है, लाइक और एज जब भी आ जाता है एकदम से क्लिक आपके तुसी मार के आना उठे सिमिली, सिमिली है क्योंकि एज से आप इसको आइडेंटिफाई करें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, लाइफ
लाइफ का जो कंपैरिजन है वो कर रहा है वॉकिंग शेडो के साथ, राइट? तो टू डिफरेंट थिंग्स आर कमिंग, लाइक एंड as absent over here. This is implied simile, और implied simile का जो नाम रूप होता है वो बेसिकली मेटाफर होता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो as आ रहा है ना ही इथे अपना like आंदा पे है, राइट? तो इधर जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, दैट कुड बी B, मेटाफर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. The secretary was conspicuous. Conspicuous होता है जिस चीज को आप आसानी से देख सकते हो, easy to notice, राइट? तो by his absence, ठीक है? तो यहां पे conspicuous लगा रहा है और यहां पे जो है मतलब absence लगा रहा है, ठीक है? जिसको absent होता है, कोई चीज absent है जिसको हम देख नहीं पाते, ये होता है जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है? तो दो विरोधी जो है मतलब दो ऑपोजिट वर्ड्स यहां पे लगा रहा है, राइट? तो ऑपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारा ऑक्सीमोरोन, राइट? तो 16 तक हमने क्वेश्चन कर लिए. कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. She shall be supportive as the fawn, राइट? तो she shall be supportive as the fawn. यहां पे हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि इथे अपना की आंदा पे as, जब भी as तोड़ा आ गया, as और like जब भी आएगा तो तोड़ा आंसर होना चाहिए सिमिली. सिंपल सी बात है, सिमिली को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और मेटाफोर और सिमिली पे ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स, राइट? कम टू द नेक्स्ट 18th वन. ट्रुथ. ट्रुथ को यहां पे नॉन लिविंग चीज को क्या कर रहा है, सिट्स अपॉन कर रहा है, ठीक है? मींस किसी नॉन लिविंग थिंग को जो ह्यूमन एक्शन का रूप दिया जा रहा है, और जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एक्शन का रूप दिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड, वो फिगर ऑफ स्पीच हमारी होती है, इट्स पर्सोनिफिकेशन, राइट? कम टू द 19th वन. हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड. हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड. टू ऑपोजिट things are coming, two opposite ideas are coming, right? और जब भी दो opposite ideas इकट्ठे लिखे जाते हैं, so that is called oxymoron, right? So B could be the right answer over here. Come to the 20. Sound आ गया. The snake hisses in the bush, right? Hisses sound से related होता है. Sound से related figure of speech हमारी होती है onomatopoeia, right? So onomatopoeia is the right answer over here. Come to the question number 21st. ओ कुकू shall I call the bird, right? देखो संबोधन कर रहा है, ओ कुकू. ये बेसिकली यहाँ पे apostrophe साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये. ओ कुकू shall I call the bird. So right answer यहाँ पे बनेगा, that could be your answer number, that is apostrophe, right? apostrophe क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली जब हम किसी को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, संबोधन करते हैं. Come to the question number 22. The mighty minds my master conveys. अब ये आया अल्फाबेट का रेपिटेशन. आप देख सकते हो यहाँ पे M वाले वर्ड्स कितने रिपीट हो रहे हैं. mighty आ रहा है, इसमें M आ रहा है, फिर minds आ रहा है, इसमें भी M आ रहा है, फिर आगे माए आ गया, फिर आगे मास्टर आ गया, राइट? तो रेपिटेशन ऑफ अल्फाबेट M ओवर हेयर. तो जब भी किसी अल्फाबेट का रेपिटेशन होता है, मतलब बार बार कोई वर्ड H रिपीट होता पे है, M रिपीट होता पे है, सो दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन, राइट? सो राइट आंसर कुड बी ओवर हियर D. कम टू द क्वेश्चन नंबर 23rd. गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ. या तो मुझे लिबर्टी दो या तो मुझे डेथ दो, राइट? तो यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे आपका two opposite ideas are coming together. So when two opposite ideas are coming together, so that is called antithesis, right? Antithesis है ये. Come to the question number 24. They were swifter than eagles and stronger than lions, right? So they were swifter than eagles and stronger than lions. तो क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा रहा है. They were swifter than eagles and stronger than lions, right? तो ये exaggeration है, तो इसको hyperbole में लेके जाएंगे हम. It's A. Come to the question number 25. The news you bring is a dagger to my heart. Dagger means a long knife. लंबा जो चाकू होता है, छुरा ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ dagger, right? अब news ਦਾ comparison ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, dagger ਦੇ ਨਾਲ. Two different things are coming. Indirect comparison is over there. As and like missing over there. This is implied simile. Implied simile is to metaphor, right? So right answer is over here, metaphor. Come to the question number 26. 26 number. How happy is he here, right?
अब यहाँ एच साउंड रिपीट हो रहा है, हाउ में एच आ रहा है, हैप्पी में एच आ रहा है, राइट, फिर आगे जाके ही में एच आ गया, फिर हेयर में एच आ गया, राइट। तो यहाँ पे हमारा बनेगा दिस इज पर्टिकुलर अलिटरेशन, रेपिटेशन ऑफ अल्फाबेट एच यहां पे हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अलिटरेशन एक्चुअली, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ एंड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। भाई जो नए पुराने ऑर्डर होते हैं वो बदलते रहते हैं और उसकी जगह कुछ नया आता रहता है, ठीक है। तो टू ऑपोजिट आइडियाज आर कमिंग ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है, तो आपने ना थोड़ा ध्यान रखना है। ये तो अगला चला गया। कॉमा बेसिकली कंजंक्शन का भी काम करता है, तो ऑक्सीमोरोन और आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। आपका जो एंटीथेसिस होता है, एंटीथेसिस में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, एंटीथेसिस में आपका मिड में कंजंक्शन आता है, तो दिस इज कंप्लीटली एंटीथेसिस। 1 मिनट, राइट। तो 27 का जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज एंटीथेसिस, ओके। और कम टू द नेक्स्ट 28th, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium, राइट। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये बेसिकली स्ट्रेच कर रहा है, आइडिया को बढ़ा रहा है, लाइक जैसे बोल रहा है दैट लॉन्च्ड 1,000 ships, राइट। तो दिस इज व्हाट, आइडिया को जब स्ट्रेच किया जाता है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के जब बोला जाता है, ठीक है, तो उन्होंने कहते हैं बेसिकली हाइपरबोली। सो दिस इज हाइपरबोली ओवर हियर, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 29th, fools rush in where angels fear to tread, right? So fools rush, right? तो यहां पे आपने देखना पड़ेगा आपको क्या हो रहा है कि एंटीथेसिस है या यहां पे जो है बेसिकली मिड में कंजंक्शन आ रहा है। तो अगर सेंटेंस में देखो, इसमें स्लाइट डिफरेंस होता है ऑक्सीमोरोन और आपके एंटीथेसिस में। ऑक्सीमोरोन तो होता है व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर, एंड एंटीथेसिस होता है व्हेन टू ऑपोजिट आइडियाज कम टुगेदर। इथे आइडियाज आंदे पे हैं, तो इथे जो राइट आंसर बनेगा दैट कुड बी एंटीथेसिस ओवर हियर। तो यहां पे आंसर हमारा ए होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आता हुआ पेपर में आया हुआ है, आ सकता है। कहता मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, राइट। सो वी एज अ ह्यूमन बीइंग्स जस्ट मेक प्लान्स, बट इट इज द गॉड हु मेक्स दोज प्लान्स सक्सेसफुल और फेलियर। मतलब वो गॉड ही होता है, रब ही होता है, मतलब जेडे ਆਪਾਂ सोचते कुछ हो रहा है तो हुंदा कुछ हो रहा है। कहते मैन प्रपोजेस, इंसान सिर्फ सोचता है, गॉड डिस्पोजेस, होता वही है जो रब चाहता है, राइट। तो मतलब ऑपोजिट आइडियाज आर कमिंग ओवर हेयर, ठीक है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको बोला जाता है एंटीथेसिस। जैसे बोलते हैं टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, ठीक है। बोलना अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन जो है कई बार चुप रहना उससे भी अच्छा होता है, राइट। तो साइलेंस इज सिल्वर एंड सॉरी स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। तो ये भी एक आपका जो क्या है एंटीथेसिस बनती है कि मतलब बोलना अच्छा होता है, नो डाउट, बट कई बार क्या होता है चुप रहना उससे भी अच्छा होता है। तो टू ऑपोजिट आइडियाज आर कमिंग ओवर हियर, तो ये एंटीथेसिस के एग्जांपल माने जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट 31st, शी इज सो इंटेलिजेंट दैट विजडम इज इनविजिबल ऑन द अर्थ, ठीक है। बोले वो इतनी इंटेलिजेंट है, वो इतनी इंटेलिजेंट है कि क्या हो गया बेसिकली कि दुनिया से जो है विजडम दुनिया से गायब हो गया, राइट। शी इज सो इंटेलिजेंट। तो जब पॉजिटिव आइडिया, पॉजिटिव हम कोई वर्ड यूज करते हैं और हमें जब आंसर कोई नेगेटिव मिलता है, ठीक है, वो इतनी बुद्धिमान है, वो इतनी इंटेलिजेंट है कि मतलब विजडम जो है क्या हुआ, मतलब इस दुनिया से गायब हो गया। तो मतलब आंसर हमें जो मीनिंग मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। व्हेन वी यूज पॉजिटिव वर्ड्स एंड वी गेट नेगेटिव मीनिंग, ठीक है, नेगेटिव आंसर, सो वो होती है बेसिकली आयरनी, राइट, दैट इज कॉल्ड आयरनी। कम टू द 32, आई एम नो नोवाइस, आई एम नो नोवाइस इन टीचिंग। नोवाइस होता है नौसिखिया, लर्नर, बिगनर, अनप्रोफेशनल, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इनएक्सपीरियंस्ड वी कैन से। कहता आई एम नो नोवाइस इन टीचिंग, तो इधर जड़ एक्चुअल मीनिंग है सेंटेंस दा वो बोलना चाहता है कि आई एम ट्रेन्ड। सो व्हेन वी यूज एनी नेगेटिव वर्ड,
राइट हम क्या करते हैं, नो लगा के या नॉट लगा के उस वर्ड के साथ उसको नेगेट कर देते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स लाइटोटीज, इट्स लाइटोटीज, लाइटोटस वैसे नॉर्मली बोल देते हैं बट इट्स एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट, इट्स लाइटोटीज। व्हेन वी नेगेट समथिंग बाय यूजिंग नो एंड नॉट, ऑपोजिट लगा देते हैं। ट्रेंड का ऑपोजिट क्या होता है, ठीक है, नोवाइस होता है। वी कैन से वेटरन का जो ऑपोजिट, वेटरन एक वर्ड ਹੁੰਦਾ ਹੈ न्यूज़पेपर ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ वेटरन, वेटरन ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एक्सपीरियंस पर्सन। स्पोर्ट्स पेज के उत्ते काफी आंदा रहता वर्ड द लाइक द वेटरन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो वेटरन का जो ऑपोजिट होंगे, जैसे मैं जिदा मैं कहता ही इज वाइज, ही इज वाइज। हुण जे इदा तुसी लाइटोटीज बनाना हो तो तुसी वाइज का ऑपोजिट लिखना पैना, तुहानू फूल हुंदा है उत्ते मूरे तुहानू नॉट लगाना पैना, तुसी लिखोगे ही इज नॉट फूल, ये बनी लाइटोटीज, ही इज नॉट फूल, इदा बनाते हैं। वही बोलना चाह रहा, आई एम नॉन नोवाइज मींस आई एम ट्रेन्ड, आई एम वेटरन इन टीचिंग। कम टू द 33, शी थ्रू अवे द अनहैप्पी फ्लावर्स, शी थ्रू अवे द अनहैप्पी फ्लावर्स। तो 33 का जो राइट आंसर बन सकता है स्टूडेंट्स, सो दैट कुड बी व्हाट। अब यहां पे क्या कर रहा है, फ्लावर्स को मतलब एक फीलिंग दे दी गई है, जहां पे मतलब हम क्या करते हैं कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन एक्शन देते हैं, ठीक है, वो तो होता है बेसिकली पर्सोनिफिकेशन। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को या लिविंग थिंग को हम कोई फीलिंग दे देते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली पर्सोनिफिकेशन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मीनिंग होता है एडजेक्टिव, एपिथेट द एक्चुअल च मतलब होता विशेषण, ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं हम। जैसे आप बोलते हो कि यार अज दा दिन जेड़ा सीगा बड़ा बेकार सीगा, राइट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, आप अपनी गलतियां नहीं मानते, राइट, हम अपनी मिस्टेक्स को नहीं मानते, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की फितरत होती है, इंसान अपनी गलती नहीं मानता कदे भी, मंदा नहीं है इंसान, राइट। तो फिर आप उत्थे बोल दे कि इट वॉज अ बोरिंग डे, इट वॉज अ बोरिंग डे, हम क्या कर देते हैं उस एडजेक्टिव को मतलब नॉन लिविंग चीज पे मतलब वो डाल देते हैं, इट वॉज अ बोरिंग डे पे डाल दिया हमने, ठीक है, तो डे थोड़ी बोरिंग था, बोर हम हुए, हमने एंजॉय नहीं करा, लेकिन हम क्या करते थे उस एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो फीलिंग्स होती हैं बेसिकली, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली, आपका जो राइट आंसर यहां पे गया था हमारा इसका जो हमने किया, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट इज टू एडजेक्टिव बेसिकली। जैसे आप बोलोगे आई पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, तो स्लीपलेस वहां पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्लियर। 34 नंबर देखें स्टूडेंट्स, 34 क्वेश्चन, The terrorist lies in the jail। अब पता क्या होता है, जब इदा होता कि मतलब एक स्टेटमेंट ना इदा का एक वर्ड तुसी यूज करते हो जिदा लाइज वर्ड है, लाइज है ये एक वर्ड, इहदे मीनिंग दो बनते पे हैं इत्थे। जिदा लाई का एक मीनिंग की होंदा है फॉल्स स्टेटमेंट, भाई तुसी कहंदे मेरी फ्रेंड ने मेरे नाल झूठ बोलिया, माय फ्रेंड लाइड टू मी, एक तो लाई झूठ होता है, एक लाई का इत्थे दूजा मीनिंग स्टे बन रहा, स्टे ठहरना, रुकना, स्टे करना। जब हमें किसी एक ऐसी स्टेटमेंट में एक वर्ड दो मीनिंग देंदा हो, उन्होंने कहते इंग्लिश च पन, लिटरेरी डिवाइस में उसको पन बोला जाता है। व्हेन वी गेट टू मीनिंग्स फ्रॉम सिंगल वर्ड, राइट, कोई एक शब्द सानू दो मीनिंग देंदा हो, जिदा लाई दा पहला मीनिंग की लिख लो तुसी फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, झूठ बोल सकते हो, राइट, लेकिन यहां पे सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब नाल इत्थे जेड़ा लाई वर्ड है ये सानू इत्थे फॉल्स स्टेटमेंट मीनिंग नहीं देंदा पिया, इहदा दूजा मीनिंग बनदा पिया इत्थे स्टे दी सेंस च, राइट, तां ये फिर पन हुंदा है। कम टू नेक्स्ट, नोबडी कैन हर्ट द क्राउन, राइट, नोबडी कैन हर्ट द क्राउन। हुण जेड़ा क्राउन वर्ड है, क्राउन ये किंग वास्ते यूज किया है, क्राउन इज टू किंग। जब हम किसी वर्ड को किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, व्हेन वी यूज एनी वर्ड, राइट, उसके सब्स्टिट्यूट में, मतलब जब कोई वर्ड को यूज किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइस इज कॉल्ड मेटोनमी, उसको मेटोनमी बोला जाता है, ठीक है, जब वर्ड रिप्लेस करता है किसी पर्सन के लिए, ठीक है, तो क्राउन यहां किंग को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट है उसको, तो ये मेटोनोमी बोलते हैं इसको, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 36, नेवर फ्रेंड मेक्स ही, द एक्चुअल सेंटेंस इज व्हाट, he never makes friend,
राइट जो सेंटेंस है ये, इसका जो सही स्ट्रक्चर है, जब एक जो ग्रामेटिकल जो सिंटैक्स दा जेड़ा ऑर्डर हुंदा कि सब्जेक्ट लगदा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा, जब उस ऑर्डर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, राइट। सो इन्वर्जन इज द राइट आंसर ओवर हियर। एक्चुअल सेंटेंस है ही नेवर मेक्स फ्रेंड, लेकिन इन्वर्ट कर दिया तो इन्वर्ट करके ग्रामेटिकल ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, वर्ब वहां पहले लिखनी पड़ती है, ठीक है, तो वहां पे हम बना देते हैं उसको इन्वर्सन है ये, इन्वर्सन इज, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, राइट। कम टू द नेक्स्ट 37, अ टीचर मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, राइट, अ टीचर मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, सो दिस इज व्हाट। तो ये बेसिकली क्या है कि एक अपने ही आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस इज नॉट एंटीथेसिस, दिस इज नॉट ऑक्सीमोरोन। जब कोई एक आइडिया होता है और अपने ही आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में पैराडॉक्स। टोटोलॉजी एपिग्राम वो तो है भी नहीं, पर वैसे कंफ्यूजन इतने हो सकता है जे तुहानू इतने एंटीथेसिस भी ऑप्शन च दे दे और ऑक्सीमोरोन भी दे दे। वो होंदा जब दो आइडिया उल्टे होंदे हैं ਤਾਂ ਉੱਥੇ एंटीथेसिस बनती है, जब दो वर्ड उल्टे आते हैं ऑपोजिट वर्ड ਤਾਂ ਉੱਥੇ वो फिर अपना ऑक्सीमोरोन बनता है। बट जब एक ही आइडिया कॉन्ट्राडिक्ट करे, सेम आइडिया जब कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स, राइट। कम टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे, व्हाट इज दिस। जब किसी एक अनप्लेजेंट आइडिया को लेस आप अनप्लेजेंट बना के बोलते हो, ठीक है, जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही डाइड, बट वो कंप्लीट नेगेटिव हो गया, राइट। तो जब हम किसी आइडिया को कंप्लीट जो नेगेटिव थॉट होती है, जब उसको हम प्लेजेंट वे में लेस अनप्लेजेंट बना के बोलते हैं, जैसे डॉक्टर मोस्टली इसको यूज करते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच को, जैसे किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर बाहर आके ये नहीं बोलता कि ही इज डाइड, द पेशेंट इज डेड, राइट, वो फिर कंप्लीट नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा लेस अनप्लेजेंट करके बोला जाता है, ही इज नो मोर, ही पास्ड अवे, ठीक है। तो सो ये फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली होती है यूफिमिज्म कहते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड यूफिमिज्म, ठीक है। जब हम किसी आइडिया को कंप्लीट नेगेटिव थॉट को लेस अनप्लेजेंट बनाते हुए बना के बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड यूफिमिज्म इन लिटरेरी डिवाइस एक्चुअली, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 39, 40 हम कर रहे हैं। सो डू टेल मी योर स्कोर, जो भी आपका स्कोर आ रहा है, जो भी आप साथ साथ कर रहे होंगे मे बी, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डू टेल मी योर स्कोर प्लीज इन कमेंट सेक्शन, राइट। जब कमेंट सेक्शन में आप बताना जरूर कि आपके 40 में से कितने वहां करेक्ट गए, राइट, तो ये आप जरूर बताएं। बोले चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आउटवर्डली बिल्कुल हमें फुलिश लगती हैं, आउटवर्डली हमें लगता है कि इसका क्या मीनिंग होगा यार, ये तो कोई बात नहीं बनी ना, क्योंकि कोई चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, किसी इंसान का मतलब फादर थोड़ी हो सकता है कोई बच्चा, राइट। लेकिन इनवर्डली आंतरिक रूप से वो सेंटेंस फुल ऑफ मीनिंग होता है। आउटवर्डली हमें इसका मीनिंग बिल्कुल बेकार लग रहा है, सेंसलेस लग रहा है इसका मीनिंग, बट इनवर्डली इसमें डेप्थ है सेंटेंस में। एक्चुअली ये बोलना ये चाह रहा है, ठीक है, कि जैसे कहते कि भाई जब छोटा न्याणा होता है तो मतलब ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ हाव भाव होंगे हैं ना, तो उतो पता लग जाता है कि बड़ा होके की करेगा, बड़ा होके की बनेगा, राइट। तो फिर मतलब इसका मीनिंग एक्चुअली है कि चाइल्ड अपने मतलब फ्यूचर को देख लो, चाइल्ड इज द फादर ऑफ हिज फ्यूचर, मतलब कुछ ऐसा इसका मीनिंग बनता है आउट इनवर्डली, ठीक है। तो ये फुल ऑफ मीनिंग होता है। ऐसे जो वाक्य होते हैं जो इनवर्डली फुल ऑफ मीनिंग होते हैं, आउटवर्डली सेंसलेस होते हैं, उसको बोलते हैं एपिग्राम, दैट इज कॉल्ड एपिग्राम। जो आपको देखने से तो लगेगा कि सेंटेंस बिल्कुल बेकार है, इसका क्या मीनिंग बनेगा यार, कि बच्चा किसी आदमी का पिता हो सकता है, ये क्या बात हुई, ये तो कोई गल ही नहीं बनती, ठीक है, राइट। बट ਇਹਦਾ एक्चुअल च मीनिंग कुछ होर है, मतलब चाइल्ड बच्चा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है वो अपने भविष्य ਨੂੰ ना आप ही देख लेंदा है, अपने फ्यूचर ਦਾ पिता वो खुद ही ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। तो इनवर्डली ਇਹਦਾ मीनिंग है, तो इदा ਦੀ ਜਿਹੜੀ फिगर ऑफ स्पीच ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ एपिग्राम ਕਹਿੰਦੇ हैं, राइट। कम टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। So I have been on acquainted with the night, I have walked out in rain and back in rain, right? तो यहाँ पे आपको मैंने बताया जब साउंड रिपीट होता है, अल्फाबेट रिपीट होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिकली एलिट्रेशन, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके वर्ड्स आई हैव यहाँ पे भी आ रहा है, सॉरी। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, पहली लाइन स्टार्टिंग
मतलब कोई भी जब क्लॉज होती है, कोई भी फ्रेज है, कोई भी मतलब स्टेटमेंट है, आप जब तुसी कोई एग्जांपल बनाते हो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ स्टार्टिंग लाइन ਹੁੰਦੀ ना जब वो रिपीट ਹੁੰਦੀ है, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ आई हैव बीन, आई हैव रिपीट होया, थल्ले दूजी लाइन च भी आई हैव आंदा पे है, मतलब दो मतलब वर्ड्स रिपीट ਹੁੰਦੇ पए हैं, राइट, उन्होंने कहते हैं लिटरेरी डिवाइस एनेफरा, राइट। सो एनेफरा ये फिगर ऑफ स्पीच होती है, so इसका जो राइट आंसर होगा दैट कुड बी डी। सो आई होप यू इंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। सो आप इसको जो है एक दो बार देख लें इस वीडियो को, सो दैट आपका जो फिगर ऑफ स्पीच का फंडा क्लियर हो जाए। सो आज के लिए इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।